जय हिंद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत जो उत्तर का विशाल मैदान है। पिछली वीडियो में हम लोग ये देख लिए थे कि उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, तो पर्वतीय प्रदेश में हिमालय की जो विभिन्न पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। और आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जितना भी जगह खाली इसमें हम छोड़ रखे हैं, ये पूरा का पूरा उत्तर का विशाल मैदान है। यह मैदान भारत के उत्तरी भाग में स्थित होने के कारण इसको उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। अब ये जो मैदान है तो देख सकते हैं कि उत्तर का विशाल मैदान भारत के किन भौतिक प्रदेशों के बीच में स्थित है। तो इसमें देख सकते हैं कि उत्तर में जो है हिमालय पर्वत है और नीचे प्रायद्वीपीय पठार है। यानी कि हमारा जो उत्तर का ये विशाल मैदान है, ये हिमालय पर्वत यानी कि पर्वतीय प्रदेश और जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके मध्य स्थित है। और इसके निर्माण में जो हिमालय से आने वाली नदियां हैं और प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियां भारत में उत्तर दिशा की ओर मैदानों में प्रवाहित होती हैं, तो उनसे इस मैदान का निर्माण हुआ है। और इस मैदान के निर्माण में हिमालय से निकलने वाली तीन नदियों सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इन तीनों का प्रमुख योगदान है। इसलिए उत्तर के विशाल मैदान को सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। तो इसमें अब ये देख लेते हैं कि जो उत्तर का विशाल मैदान है इसकी लगभग जो कुल ये लंबाई है पूरब से पश्चिम तक, इसकी जो कुल लंबाई है तो लंबाई इसकी लगभग ये 3200 किलोमीटर है। ये जो इसकी लंबाई है लगभग ये 3200 किलोमीटर है। और इसके चौड़ाई की बात किया जाए तो हर जगह इसकी चौड़ाई एक समान नहीं है। उत्तर के विशाल मैदान की जो चौड़ाई है पश्चिम में अधिक है, पूरब में कम है। अब पश्चिम में लगभग इसकी जो चौड़ाई है ये 300 किलोमीटर तक है। औसत चौड़ाई लगभग ये 300 किलोमीटर तक है। और पूरब में अगर देखा जाए जैसे कि जो असम का क्षेत्र है तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है ये लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है। यानी कि हमारा जो उत्तर का विशाल मैदान है ये पश्चिम में अधिक चौड़ा है, पूरब में जो असम का क्षेत्र है वहाँ पे ये बहुत ही पतला है। अब इसमें ये देख लेते हैं कि जो ये उत्तर का विशाल मैदान है इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो इसके निर्माण में हिमालय से निकलने वाली नदियों की प्रमुख भूमिका है। और जो नदियाँ निकलती हैं हिमालय पर्वत से तो वो क्रम से मैदानों का निर्माण की हैं। जो उत्तर का विशाल मैदान है ये पूरा का पूरा अगर देखें उच्चावच की दृष्टि से तो ये एक समान नहीं है। हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में अधिक ऊंचा है, उससे आएंगे तो उससे कम नीचा है, और उससे आएंगे और आगे तो क्रमशः मतलब कि इसकी जो हाइट है ये कम होती चली जाती है। तो इस प्रकार से अगर ये विशाल मैदान की बात किया जाए तो उच्चावच की दृष्टि से इस विशाल मैदान को कई भागों में बांटा गया है। अब इसके जो कई भाग हैं वो कौन कौन से हैं तो यहाँ पे पहले सभी भागों के नाम लिख देते हैं और बाद में एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं। तो उच्चावच की दृष्टि से जो विशाल मैदान है इसको जो बांटा गया है तो पहला जो भाग है जैसे कि हिमालय पर्वत से जस्ट नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे कौन सा भाग मिलेगा, तो यहाँ पर जो भाग है वो है भाबर प्रदेश। इसके बाद जो अगला प्रदेश है यानी कि भाबर के जैसे ही नीचे आएंगे तो कौन सा प्रदेश मिलेगा, तो इसके जस्ट नीचे है तराई प्रदेश। और तराई प्रदेश से और आगे बढ़ेंगे तो जो अगला प्रदेश है वो है कांप प्रदेश। इसके बाद इसी में और देखा जाए एक अगला भाग इसी मैदान का तो वो है रेह या कल्लर। और फिर इसके बाद एक और देखें तो ये हो जाएगा डेल्टा। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं भाबर प्रदेश की कि जो भाबर प्रदेश है वो कहाँ से कहाँ तक है, इसकी विशेषता क्या है। इसको जानने से पहले एक चीज़ ये जान लेते हैं कि जो उत्तर का विशाल मैदान है क्या ये बस भारत में ही है या और भी किसी देश में है, बता सकते हैं कुछ गेस करके, अनुमान लगाइए। ठीक है, देखिए इसमें जो उत्तर का विशाल मैदान है ये भारत के साथ पाकिस्तान में भी है।
इस वाले पाकिस्तान में, और जो पूर्वी पाकिस्तान है यानी कि जो ये बांग्लादेश है यहाँ पर भी, यानी कि उत्तर का जो विशाल मैदान है वो पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश, 3 देशों में ये विस्तृत है। लेकिन हम लोगों को पाकिस्तान का नहीं पढ़ना है और ये जो बांग्लादेश है यहाँ का भी नहीं पढ़ना है, बस जो क्षेत्र भारत में है उसी को देखना है। तो अब इसमें आगे देखते हैं, और ये जो लिखे हैं मैदानों की लंबाई चौड़ाई, इसको नोट कर लीजिएगा, मिटाने जा रहे हैं। तो अब इसमें देखेंगे आगे। तो इसमें पहला ये देखते हैं भाबर प्रदेश, कि भाबर प्रदेश होते क्या हैं। देखिए, चूँकि मैदानों का निर्माण हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं उनके द्वारा हुआ है, तो जब हिमालय प्रदेश से नदियां निकलती हैं, हिमालय प्रदेश से जो नदियां यहाँ पे निकलती हैं, तो हिमालय प्रदेश से नीचे आते समय ये नदियाँ अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को बहा के लाती हैं। ठीक, अब बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों कैसे बहाती हैं, तो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में जो इनका ढाल होता है ये बहुत ही तीव्र होता है, यानी कि नदियाँ हिमालय पर्वत से बहुत तेज़ी से ये नीचे उतरती हैं। ठीक ना, अब जब तेज़ी से नीचे उतरती हैं तो नदियों की जो शक्ति होती है उनके ढाल से ही मिलती है। ढाल जितना अधिक होगा नदी की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। और अब अगर इनके मार्ग में कोई बाहुबली टाइप का अगर कोई पर्वत या चट्टान आ गया तो नदियाँ उसको भी तोड़ देंगी, इसके सामने कोई टिकेगा नहीं। और ढलानों पर आते समय ये उन बड़े बड़े पत्थरों को बहा के लाती हैं, और जैसे ही वो हिमालय के नीचे उतरती हैं, और हिमालय का जो सबसे निचली श्रेणी है वो है शिवालिक हिमालय, तो इसके नीचे आते ही जो बड़े बड़े पत्थरों को बहा के लाई होती हैं वो इनके किनारे ही जमा करना शुरू कर देती हैं। इस प्रकार से किनारे पे यहाँ जमा करना शुरू कर देती हैं। तो शुरू में सबसे पहले ये बड़े पत्थरों को जमा करती हैं, उसके बाद क्रम से छोटे पत्थरों को जमा करना शुरू करती हैं। तो हिमालय से अगर हम जस्ट नीचे उतरें मैदानी भागों में, तो मैदानी भागों में जो पहला प्रदेश मिलेगा वो है भाबर प्रदेश। अब देखते हैं कि ये भाबर प्रदेश में होता क्या है। तो जैसे ये देखेंगे कि अगर ये इस प्रकार से नदी बहते हुए आ रही है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों से, और जब अपने निचले भागों में इस प्रकार से ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों का जमाव कर देती है, तो इन पत्थरों के बीच में गैप होता है। उस गैप के अंदर से ये जो नदी का जल है, अगर देखेंगे कि यहाँ से कोई नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो इस नदी मतलब कि जो कंकड़ों को पत्थरों को जमा की है, इसके अंदर जो गैपिंग है, इसके अंदर से ही नदी का जल होके बह जाता है। ऊपर का ये जो धरातल है इस पे नदी का जल दिखाई नहीं देता है। तो अधिकांश नदियाँ जो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं उनमें से जो छोटी होती हैं वो तो इन कंकड़ पत्थरों के अंदर ही गायब हो जाती हैं, यानी कि यहाँ पे विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ पर केवल वही नदियाँ दिखाई देती हैं जो बड़ी होती हैं। तो इसमें एक प्रकार से भाबर प्रदेश की परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि भाबर प्रदेश वे प्रदेश होते हैं जहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों वाला प्रदेश है, और इन क्षेत्रों में कृषि कार्य नहीं होता है। यहाँ पे कृषि कार्य करना बहुत ही कठिन होता है। ठीक ना, तो ये तो पहला हो गया भाबर प्रदेश। अब इसके बाद ये जो अगला देखते हैं तराई प्रदेश, कि तराई प्रदेश क्या होते हैं। तो इसमें देखेंगे कि भाबर प्रदेश में जो नदियाँ गायब हुई रहती हैं, जब इनका जल आगे वाले क्षेत्र में दिखाई देने लगता है तो उन क्षेत्र को कहते हैं भाबर प्रदेश, यानी भाबर कह रहे हैं तराई प्रदेश। यानी कि तराई प्रदेश की एक परिभाषा अगर बोली जाए तो भाबर प्रदेश में गायब हुई नदियाँ जिन क्षेत्रों में पुनः दिखाई देती हैं उनको तराई प्रदेश कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ये भाबर प्रदेश में जो नदी गायब हो गई थी उनका जो जल है वो आगे इस प्रकार से आके असमान रूप से जमा हो जाता है। जहाँ पर इनको ढाल मिलेगा वहाँ पर ये जमा हो जाएंगे। तो इन क्षेत्रों में देखा जाए तो जल जमाव बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ये जो ब्लैक मार्कर से आप देख रहे हैं ये क्षेत्र भाबर प्रदेश का है, भाबर प्रदेश, और ये क्षेत्र है तराई प्रदेश।
तो तराई प्रदेशों में इस प्रकार से अधिक जल जमाव हो जाता है। अधिक जल जमाव होने से इसमें होता क्या है, इन तराई प्रदेशों में जब अधिक जल जमाव हो जाने से, तराई प्रदेशों में अधिक जल जमाव हो जाता है, ठीक ना। तो अधिक जल जमाव से इन क्षेत्रों में दलदलों का निर्माण होता है, दलदलों का निर्माण होता है। आप खुद ही गेस कर सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में हमेशा ही जल यहाँ पे जमा या इकट्ठा रहेगा और यहाँ पे जो मिट्टी की बारीक जो कण होते हैं उनकी एक परत यहाँ पर बीत जाती है, तो इन क्षेत्रों में दलदलों का निर्माण हो जाता है। इसके साथ ही दलदलों के साथ यहाँ पे जो, चूँकि जल जमाव से यहाँ पे जो मच्छर होते हैं तो मच्छरों का भारी प्रकोप देखने को मिलता है। आपको ये पता होगा कि जो मच्छर होते हैं अक्सर अधिकांश वो वहीं पर पनपते हैं जहाँ पे अधिक मात्रा में जल जमाव होता है, तो इन क्षेत्रों में मच्छरों का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है। इसके साथ ही ये जो तराई प्रदेश होते हैं, ये क्षेत्र, इन क्षेत्रों में वनस्पतियाँ अधिक मात्रा में उगती हैं। यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं वो अधिक मात्रा में उगती हैं। अब इसके बाद तराई प्रदेश तो ये हो गया। अब आगे आते हैं कांप प्रदेश में कि कांप प्रदेश क्या होते हैं। पानी है क्या, बोतल दीजिए तो। ठीक है, तो देखेंगे अब आगे कांप प्रदेश। तो इसमें इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब तराई प्रदेशों के बाद देखेंगे कि यहाँ पे जिन नदियों का जल जमाव हुआ रहता है, तो यहाँ से जिधर इनको ढाल मिलता है वहाँ से ये नदी के रूप में ये जल यहाँ से बहना शुरू होता है। तराई प्रदेशों में जिन जल का जमाव हुआ रहता है, इसको जिधर ढाल मिलता है उधर ये बहना शुरू कर देते हैं। तो एक प्रकार से मान लेते हैं, मानना क्या है कि जो अधिकांश ये सभी नदियां हैं, सबका जो ढाल है ये इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ है, ऐसे ये बहते हुए आती हैं। तो कांप प्रदेश को यहाँ पे दो भागों में बांटते हैं। कांप प्रदेश को दो भागों में बांटते हैं। इसमें एक होता है बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश, और एक होता है खादर प्रदेश। अब ये बांगर और खादर क्या होते हैं, इसको तो आप लोग जानते होंगे। वैसे अगर ये देखा जाए बांगर, तो बांगर में अक्सर आप लोग नाम सुने होंगे किसी को कहते हुए कि ये बंगरहा है, ठीक ना। बंगरहा यानी कि जो लोग नदी के इलाकों से दूर दराज इलाकों में रहते हैं उनको बंगरहा कहते हैं। और बंगरहा का तात्पर्य क्या है कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है उनको बंगरहा यानी कि बांगर कहते हैं। और अगला ये जो है खादर, तो खादर का तात्पर्य निकालेंगे देवारा साइड से। जैसे कि किसी बच्चे को कहते हैं कि ये देवराहा है, ठीक ना। तो देवराहा किसे कहते हैं, जहाँ पे प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाता है और बाढ़ का पानी आसपास के क्षेत्रों में भर जाता है, तो उन क्षेत्रों को देवारा कहते हैं। तो खैर यहाँ पे देवारा हम लोगों को नहीं कहना है, ज्योग्राफी की भाषा में ये होते हैं खादर प्रदेश। यानी कि खादर प्रदेश वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँच जाता है। लेकिन इसकी परिभाषा कुछ अलग ही प्रकार से होती है। ये देखेंगे कि जो कांप प्रदेश है इसका निर्माण जलोढ़ मिट्टी से होता है, जलोढ़ मिट्टी से होता है। तो इसमें जो खादर प्रदेश है इसकी एक जो परिभाषा होगी कि नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित क्षेत्र निर्मित क्षेत्र, यानी कि नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित क्षेत्र को खादर प्रदेश कहते हैं। यानी कि इन क्षेत्रों में जो नदियां होती हैं प्रतिवर्ष जब बाढ़ आती है तो नई नई मिट्टियों को लाके पाट देती हैं, ठीक ना। और जो बांगर प्रदेश होते हैं तो बांगर प्रदेश की एक जो परिभाषा हो जाएगी कि पुरानी जलोढ़ मृदा से, पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित क्षेत्र, पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित क्षेत्र। तो इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लेंगे।
ठीक है, तो इसको नोट कर लिए होंगे। तो ये कन्फर्म तो हो गया होगा कि जो पुरानी जलोढ़ मृदा निर्मित क्षेत्र होते हैं उनको क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, और जो नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित क्षेत्र होते हैं उनको खादर कहते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं। तराई प्रदेश के अंतर्गत तो सब देख ही लिए हैं, और कांप प्रदेश में इसको बांट देंगे 2 भागों में, बांगर खादर। तो ये हो गया। अब आगे ये देखते हैं कि जो रेह या कलर क्या होते हैं। अच्छा, अभी थोड़ा यहाँ पे रुकिए। कांप प्रदेश में जो बांगर और खादर होते हैं, इन दोनों क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि के लिए अधिक उपयोगी होता है, बता सकते हैं, बांगर या खादर? तो इन दोनों में से जो खादर प्रदेश होते हैं वो कृषि के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और अब इसके बाद देखते हैं कि ये रेह या कलर क्या होते हैं। रेह या कलर, तो देखिए, जो रेह या कलर होते हैं इनका निर्माण बांगर प्रदेशों में ही होता है। रेह या कलर का निर्माण बांगर प्रदेशों में ही होता है, इनका निर्माण। लेकिन अब बांगर प्रदेशों में तो होता है, इसमें इसके अंतर्गत और कहाँ पर होता है, बांगर प्रदेशों में कहाँ होता है? तो बांगर प्रदेश में ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कृषि कार्य करने के लिए सिंचाई का उपयोग, सिंचाई के माध्यम से कृषि कार्य अधिक होता है, और उर्वरकों का उपयोग भी अधिक होता है। तो उन क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो मिट्टी के ऊपर एक सफ़ेद नमकीन सी परत बिछ जाती है, उसी को रेह या कलर कहते हैं। अब जैसे कि इन क्षेत्रों में होता क्या है कि जो मानसूनी वर्षा होती है, वर्षा हो नहीं पाती है, तो जो कृषि कार्य करने के लिए लोग हमेशा सिंचाई के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो बार बार किसी क्षेत्र में सिंचाई करते रहने से वहाँ की जो मिट्टी है वो लवड़ी होने लगती है, और इस प्रकार से धीरे धीरे सिंचाई कार्य करते समय और मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए वहाँ पे जो खादों का उपयोग करते हैं, तो मिट्टी के ऊपर एक सफ़ेद नमकीन सी परत बिछ जाती है। रेह या कलर में मिट्टी के ऊपर, मिट्टी पर सफ़ेद नमकीन सी परत बिछ जाती है, सफ़ेद नमकीन सी परत बिछ जाती है, इसी को रेह या कलर कहते हैं। ठीक ना? तो इनका निर्माण कहाँ पर होता है? तो बांगर प्रदेश के वे क्षेत्र जहाँ पर कृषि कार्य करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है और उर्वरकों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो उन क्षेत्रों में मृदा के ऊपर एक पतली सफ़ेद सी नमकीन सी परत बिछ जाती है, उसी को रेह या कलर कहते हैं। और अब अंत में जो बचा है डेल्टा, तो ये डेल्टा क्या होते हैं इसको देखते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए कि जैसे कि जो भी नदियाँ हैं, जब ये तराई प्रदेशों से आगे इस प्रकार से बढ़ेंगी, तो सबसे पहले जिन क्षेत्रों में इनका जल आसानी से पहुंच जाएगा वो प्रदेश इसमें तो हो जाएंगे खादर प्रदेश। लेकिन इन्हीं में जिन क्षेत्रों में जहाँ पे नदियों का जल प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता है वो प्रदेश हो जाएंगे इसी में बांगर प्रदेश। और बांगर प्रदेश में ही वो क्षेत्र जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, तो उन क्षेत्रों में सिंचाई कार्य अधिक होते हैं, तो वहाँ की जो मिट्टी है वो रेह कलर में बदल जाती है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो नदियाँ बहते समय जहाँ पे समुद्र में गिरती हैं, नदियाँ बहते समय जहाँ समुद्र में गिरती हैं तो वहाँ पे अपने मुहाने पे डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे कि यही पर देख लिया जाए कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी जब बहते हुए आती है तो इसकी जो एक शाखा है ये पश्चिम बंगाल में आती है, और जो एक शाखा है ये चली जाती है बांग्लादेश में। तो जो शाखा पश्चिम बंगाल में है ये है हुगली नदी, और जो बांग्लादेश में है तो गंगा की शाखा यही है, इसको यहाँ पे पद्मा कहते हैं। तो जहाँ पर ये समुद्र के मुहाने में गिरती हैं, तो समुद्र में गिरने से पहले ये यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर नदियाँ समुद्र में गिरती हैं, यानी कि समुद्र के मुहाने पे। इसमें होता क्या है कि जब नदी इस प्रकार से बहते हुए आगे बढ़ती है, नदी बहते हुए आगे बढ़ती है और यहाँ से ये मान लेते हैं कि समुद्र का ये किनारा है, तो नदी का ढाल यहाँ पर इतना कम हो जाता है, नदी का ढाल इतना कम हो जाता है कि अपने साथ लाए गए अवसादों को ये बहा के समुद्र के अंदर नहीं गिरा पाती हैं। तो इनको ये
समुद्र के मुहाने पर ही जमा करने लगती हैं। समुद्र में मिलने से पहले यहाँ पे इसको इस प्रकार से त्रिभुज की आकृति में जमा कर देती हैं। तो इस आकृति को डेल्टा कहते हैं। तो यही हो जाता है डेल्टा। तो डेल्टा यानी कि जो नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण कहाँ पर करती हैं? तो समुद्रों के मुहाने पे। इस प्रकार से देख लिया जाए तो आज का जो टॉपिक है उत्तर का विशाल मैदान, इसमें जो पढ़े हैं इसका विभाजन उच्चावच की दृष्टि से। तो उच्चावच की दृष्टि से इसको बांटा गया है भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, काप प्रदेश। और काप प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से हैं? तो एक होगा बांगर और एक होगा इसमें खादर, और अगला है रे या कल्लर, और उसके बाद है डेल्टा। ठीक ना। और इसमें भाबर में क्या देखे हैं कि भाबर प्रदेश वे प्रदेश होते हैं जहाँ पे नदियों का जल गायब हो जाता है। ठीक ना। गायब होने का मतलब ये है कि जो नदियाँ हैं इसमें जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को जमा की होती हैं उनके अंदर से होकर ये बहती हैं। और अगर इसको देखा जाए तो ये जो भाबर प्रदेश है इसका निर्माण शिवालिक के जस्ट नीचे होता है। तो भाबर प्रदेश में जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जमा होते हैं शिवालिक पर्वत के नीचे, तो इनको यहाँ पे शिवालिक का जलोढ़ पंख एक नाम ये भी देते हैं, शिवालिक का जलोढ़ पंख। शिवालिक का जलोढ़ पंख ये इसका एक अलग नाम हो जाता है। और भाबर प्रदेश से जस्ट अगर नीचे आएंगे तो कौन सा प्रदेश मिलेगा? तराई प्रदेश। तो तराई प्रदेश क्या होते हैं? तराई प्रदेश वे प्रदेश होते हैं जहां पर भाबर प्रदेश में गायब हुई नदियों का जल दिखाई देने लगता है, और इन क्षेत्रों में जल जमाव अधिक होता है। जल जमाव अधिक होने से यहाँ की जो मिट्टी होती है वो दलदली हो जाती है, वनस्पतियाँ अधिक मात्रा में उगती हैं, और मच्छरों का प्रकोप भी अधिक होता है। जो तराई प्रदेश हैं ये भी कृषि के लिए अधिक अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में इनको कृषि के कार्य के लिए यूज में लाया जा रहा है। और जो भाबर प्रदेश है तो कृषि के लिए तो एकदम अच्छे नहीं हैं। अब भाबर हो गया, तराई हो गया, तराई के नीचे आएंगे तो वो होगा काप प्रदेश। काप प्रदेश जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को काप प्रदेश कहते हैं। और इस प्रकार से जो क्षेत्र ये काप प्रदेश का है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है बांगर प्रदेश, एक है खादर प्रदेश। तो बांगर प्रदेश क्या होते हैं? ऐसे प्रदेश मतलब कि पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित क्षेत्र को बांगर कहते हैं। और खादर क्या होते हैं? तो नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित क्षेत्र को खादर कहते हैं। खादर में देखा जाए तो ये जो खादर प्रदेश होते हैं कृषि के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बांगर प्रदेश खादर के जितना ये अच्छे नहीं होते हैं। और इसके बाद है ये रे या कल्लर। तो रे या कल्लर क्या होते हैं? तो बांगर प्रदेश के वे क्षेत्र जहाँ पे कृषि कार्य करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है और उर्वरकों का प्रयोग अधिक किया जाता है, तो वहाँ पर मिट्टी के ऊपर एक सफ़ेद नमकीन सी परत बीत जाती है, उन्हीं को रे या कल्लर कहते हैं। और इसके बाद अंत में जो डेल्टा है, तो डेल्टा का निर्माण जो नदियां हैं अपने मुहाने पे समुद्र में जहां पर गिरती हैं वहां पे करती हैं, तो ये डेल्टा भी इस मैदान के अंतर्गत ही आ जाता है। तो इस प्रकार से उच्चावच की दृष्टि से जो ये मैदानों का बंटवारा है भाबर, तराई, बांगर, खादर, ये रे या कल्लर और डेल्टा, तो ये हो गया। और आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा, और कल हम लोग पढ़ेंगे उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।